सिकंदराबाद की जो चुनावी रैली थी, चुनावी जनसभा थी, वहां अखिलेश यादव के द्वारा हर तरह से जहां भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दों को लेकर के हमला किया, वहीं स्थानीय समस्याओं को भी उठाया गया। लेकिन अब देखना है कि इस बार जनता अखिलेश यादव के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, जो भरोसा दिया गया है, उस पर कितना विश्वास कर पाती है, इसका पता 4 जून को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे और 26 अप्रैल जिस समय मतदान होगा तब पता चलेगा। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की अहम सीट माने जाने वाली गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होगा। उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। वह इस अभियान में बड़े नेताओं के आगमन में, बड़े नेताओं द्वारा पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के क्रम में अभी पिछड़े हुए नजर आ रहे थे। इस क्रम में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सिकंदराबाद विधानसभा के सिकंदराबाद कस्बे में एक जनसभा का संबोधित किया। एक जनसभा का आयोजन था जिसमें अखिलेश यादव आए हुए थे। अखिलेश यादव ने इस जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कई तरह से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र की सरकार पर हमले बोले। अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले चरण का मतदान है, यानी कि 19 तारीख को सिकंदराबाद में जिस समय अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि यह क्रम आगे तक जारी रहेगा। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि अब की बार उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है डॉक्टर महेश शर्मा, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने भी एक डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया है, यानी डॉक्टर महेंद्र नागर इस समय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उन्होंने भी डॉक्टर के सामने डॉक्टर खड़ा किया है। लोग डिमांड कर रहे थे कि आप डॉक्टर के सामने कोई डॉक्टर नहीं ला पा रहे हैं, जनता की डिमांड के अनुसार वो डॉक्टर लेके आए हैं और उन्होंने अपने उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से कई तरह से बेहतर बताया। लेकिन यहाँ पर पूरा लोकसभा जानती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति रही, टिकट दिए गए, वापस लिए गए, फिर कटे, फिर किसी और को टिकट दिया, फिर यानी नामांकन होने तक भी समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार इस बात को लेकर बिल्कुल सहज नहीं थे कि उनका टिकट रहेगा या कटेगा। इस क्रम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले महेंद्र सिंह नागर को अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए और अंत में पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को अपना उम्मीदवार बनाया। इस पूरे प्रक्रम में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ, जिसकी भरपाई अब तक पार्टी को करना पड़ रहा था और बड़े संघर्ष करना पड़ रहा था जिसकी भरपाई करने के लिए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक रैली के बाद यह जरूर है कि पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन यह माहौल कितने दिन तक बना रहेगा और कितना लंबा चलेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अखिलेश यादव के द्वारा अपनी रैली में आए हुए कुछ लोगों की पगड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान कर रहे थे, अब वह अपने सम्मान और पगड़ी को बचाने के लिए उनके साथ जुटे हैं, उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। यानी उनका सीधा सीधा निशाना था कि वह अपनी इस बात को कह करके जो राजपूत समाज का जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी को लेकर,
उसको उकेरना चाह रहे थे, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि जिस विधानसभा पर यह रैली हो रही है, वहां उनका पार्टी प्रत्याशी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, वह लगभग 1 लाख वोट लेकर आया और उसे उन्होंने एक एप्रिशिएट किया और एक उपलब्धि बताई। लेकिन एक पहली बार देखने में आ रहा है कि कोई राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने उस कैंडिडेट को अप्रिशिएट करा जो चुनाव हार गया है। यह बात ठीक है कि लगभग 96,000 वोट समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राहुल यादव यहां लेकर के आए, लेकिन बात यह है कि जीतने वाला लगभग 1.25 लाख वोट लेकर आया और 30-35 हजार के मार्जिन से चुनाव जीता। तो अब यह तो अखिलेश यादव जाने कि उन्हें पार्टी प्रत्याशी के हारने के बावजूद किस तरह से यहाँ एक संतुष्टि, आप संतुष्टि का भाव रहा और जनता के बीच ये बात वह कह पा रहे हैं। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण अखिलेश यादव के द्वारा अपने भाषण में कही गई, हालांकि इस बात को अखिलेश यादव अपनी अधिकांश चुनावी रैलियों में कह रहे हैं और गाजियाबाद से उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, समाजवादी पार्टी टॉप गियर में है, यानी कि अच्छे परफॉर्मेंस देने की तरफ है। लेकिन उनकी यह बात एक अति उत्साह से भरी अधिक थी, जमीनी सच्चाई से थोड़ी जुड़ी कम है। यह बात ठीक है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक कई ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को जीतने की बेहतर पॉसिबिलिटी है, बेहतर संभावना है और पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाए। लेकिन गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक वह जिस तरह से भाजपा के सुपड़ा साफ होने की बात करते हैं, वह सिर्फ एक राजनीतिक और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को के मनोबल को बढ़ाने की लिए कही गई बात हो सकती है। इसमें सच्चाई अभी नहीं दिखती है, यह जमीन से टूटी हुई बात है। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पश्चिम की 2 सीटें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को लेकर के समाजवादी पार्टी असहज थी। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में जब टिकट वितरण चल रहा था तो ये बात निकल के आई थी कि यदि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी जाती है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ तालमेल होता है तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को कांग्रेस के पक्ष में छोड़ करके पूर्वांचल की या प्रदेश की दूसरी सीटों को समाजवादी पार्टी मांग सकती है या उन पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर सकती है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी के द्वारा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट को कांग्रेस को देने की बात आई, लेकिन कांग्रेस ने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों को अपने खाते में लेने से इनकार किया था। कारण साफ है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। ऐसी स्थिति में बाद में तय हुआ था कि गाजियाबाद कांग्रेस और गौतम बुद्ध नगर जो है लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सुपड़ा साफ है, ये एक राजनीतिक और अति उत्साह से भरी बात है। इससे हो सकता है अखिलेश यादव सभा के अंदर उपस्थित पार्टी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए कह रहे हो, लेकिन यह जमीन से जुड़ी हुई नहीं प्रतीत होती। सभा में अखिलेश यादव के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दों को क्लिक किया जो वाकई जमीन से जुड़े हैं। ये मुद्दे जिनको अखिलेश यादव के द्वारा सभा में उठाया, ये चुनाव में क्या असर दिखाएंगे यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को छूते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मुद्दे समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन उन मुद्दों पर मतदाताओं का भरोसा जीत पाने में अभी समाजवादी पार्टी सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। 3 कृषि कानूनों का जिक्र करके अखिलेश यादव के द्वारा किसानों की बात को कहा गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3 कृषि कानूनों का विरोध में जिस तरह किसानों ने आंदोलन चलाया, किसानों की पीड़ा को छू करके, किसानों के दर्द को उकेर करके किसानों की भावनाओं को छूने का प्रयास किया, वही उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के अंदर भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के मुआवजे, किसानों के जो भूखंड की समस्या है उसको लेकर भी किसानों के स्थानीय किसानों के दर्द को
छूने का प्रयास किया और उनकी भावनाओं को छुआ। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव के द्वारा जो एक जमीन से जुड़ा मुद्दा है, वह अग्निवीर को लेकर के कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो फौज में जवान जाते थे, वह एक स्थायी नौकरी करते थे, उनके मन में एक भाव होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने अग्निवीर योजना को ला करके इसको 4 साल कर दिया और इसी की आड़ में उन्होंने सभा में उपस्थित पुलिस कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो सरकार आर्मी के लिए अग्निवीर जैसी योजना ला करके युवाओं को ठिकाने लगा सकती है, वह आप लोगों के लिए यानी खाकी के लिए भी 3 साल का टर्म करके आप लोगों का भी इलाज कर सकती है। यानी इस तरह से उन्होंने प्रदेश के बड़ी संख्या में जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी साधने का प्रयास किया, उन पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव के द्वारा गौतम बुद्ध नगर की बड़ी समस्या फ्लैट वायर्स की समस्या, उसको लेकर भी उन्होंने सभा के अंदर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सरकार न बिल्डरों का भला कर सकी है, न किसानों का और न ही फ्लैट वायर्स का। यानी कि जमीन अधिग्रहण की से जो उत्पन्न समस्या है, उसमें बिल्डर, बायर्स और किसान फंस कर रह गए और उसका टीकरा अखिलेश यादव के द्वारा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सिर फोड़ने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वह इन समस्याओं का निदान करेगी और उन्होंने इसके लिए सभा में उपस्थित लोगों को भरोसा भी दिलाया। इसके साथ अखिलेश यादव के द्वारा अपनी रैली में बड़े ही शानदार तरीके से स्थानीय युवाओं के मर्म को छूने का प्रयास किया और गौतम बुद्ध नगर जो कि अपना आप में एक औद्योगिक नगरी की छवि बना चुकी है, देश विदेश में इसकी इंडस्ट्री के कारण उसकी पहचान है, वहां कहा गया, अखिलेश यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो वह स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में जो भी विकास हो रहा है, उसका श्रेय बहुत हद तक या यूं कहें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए हक में जाता है। चाहे यहां इंडस्ट्री को जमीन अलॉट करने की बात हो या बड़े स्तर पर यहां निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना और पूंजी निवेश के लेके आने की बात कही हो, इसके लिए उन्होंने श्रेय दिया समाजवादी पार्टी सरकार को। लेकिन सवाल एक यहां बड़ा उठता है कि अखिलेश यादव के द्वारा उन सभी जमीन से जुड़े मुद्दों को छुआ, इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेकर के 3 कृषि कानून और अग्निवीर से लेकर के और दूसरी मामलों पर केंद्र सरकार और भाजपा की प्रदेश सरकार को घेरा। किसान फ्लैट वायर्स जैसी गौतम बुद्ध नगर की ज्वलंत मुद्दों को भी उन्होंने यहां उठाया। लेकिन एक बात, बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिर मुद्दे होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं, जो निवासी हैं, उनके भरोसे को जीत पाने में सफल नहीं दिख रही है। उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों को पिछले कई साल से गौतम बुद्ध नगर में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में फ्लैट बायर्स हैं, किसानों की समस्या है, आंदोलन होते हैं बड़े बड़े, हर आंदोलन में समाजवादी पार्टी आंदोलनकारियों के साथ खड़ी होती है और यह क्रम पिछले 10 साल से चल रहा है। लेकिन परिणाम वही होता है कि मुद्दे हाथ में होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी मतदाताओं के भरोसे को जीतने में नाकामयाब दिखती है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन निम्न स्तर का रहा है, औसत से भी कम रहा है। हालांकि यह बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी के जो राजनीतिक ग्राफ है तेजी से गिरा है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। लेकिन पहले और दूसरे नंबर की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बहुत गहरी खाई है, जिसे यदि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है तो उसको पाटना होगा और इसके लिए उसे जनता के भरोसे को जीतना होगा। सिकंदराबाद की जो चुनावी रैली थी, चुनावी जनसभा थी,
वहां अखिलेश यादव के द्वारा हर तरह से जहां भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दों को लेकर के हमला किया, वहीं स्थानीय समस्याओं को भी उठाया गया। लेकिन अब देखना है कि इस बार जनता अखिलेश यादव के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, जो भरोसा दिया गया है, उस पर कितना विश्वास कर पाती है। इसका पता 4 जून को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे और 26 अप्रैल जिस समय मतदान होगा तब पता चलेगा। क्या गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट की जो मतदाता हैं वे अखिलेश यादव के इस आश्वासन पर भरोसा करते हैं, या हर बार की तरह अखिलेश यादव को एक बार फिर, समाजवादी पार्टी को एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से निराशा हाथ लगती है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर हमें अपने विचारों से अवगत कराइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।